वर्दी को लाज बचा लीजिए, मुझे नौकरी परमानेंट दे दीजिए बस, और कुछ नहीं है सर। मेरा इज्जत खाली बचावे सरकार। तिलक रहे इस चौकीदार को पहचानिए। ये वही चौकीदार है जिन्होंने एक बहुचर्चित अधिवक्ता के पुत्र को किडनैप कर भाग रहे अपराधियों का न केवल बहुत दूर पीछा किया था, बल्कि पुलिस बल के सहयोग से उसे गिरफ्तार भी करा दिया था। यहां तक कि किडनैप किए गए बालक की सकुशल बरामदगी भी इसी चौकीदार के सहयोग से हुई थी। खगड़िया जिले के मुरकाही थाना अंतर्गत मारर गांव के रहने वाले इस चौकीदार मोहम्मद शमीम को विभिन्न उपलब्धियों के एवज में कई बार प्रशस्ति पत्र दिया गया। कई प्रमाण पत्र इनकी उपलब्धियों का किस्सा बयां कर रहे हैं। कहने को तो यह चौकीदार है, लेकिन हकीकत यह है कि दशकों से अपनी कर्तव्यनिष्ठा और जांबाजी का परिचय देते आ रहे इस चौकीदार की नौकरी अभी तक अस्थायी नहीं हो सकी है। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान सहित कई मंत्री और पदाधिकारियों ने इनके लिए सरकार को पत्र लिखा। डीएम एसपी ने भी कई बार इन्हें नौकरी अस्थायी करने को लेकर आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक यह डेली बेसिस पर चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं। महज 10,000 के पगार में इनके परिवार का किसी तरह पेट तो भर जाता है, लेकिन घर इतना जीर्ण शीर्ण है कि ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। यही कारण है कि ये लोग रात में चैन की नींद सो नहीं पाते हैं। बहरहाल इनको कब तक न्याय मिल पाता है यह तो शासन प्रशासन ही जाने, लेकिन इतना तय है कि अभी तक इनके द्वारा की जाती रही जांबाजी के एवज में नौकरी अस्थायी नहीं हो सकी, तो पुलिस के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों का हौसला जरूर टूट जाएगा। मोहम्मद शकीम साहब। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप चौकीदार हैं, चौकीदार की नौकरी मिली कैसे आपको? मैं सर पहले खस्सी बकरी के काम करते थे प्रभु नारायण चौक पर। सर एक दिन हम खस्सी बना दिए थे सर, तो थाना मुरकाही बड़ा बाबू आए और चौकीदार को भेजे मीट लेने के लिए। मैं मीट आधा किलो बड़ा बाबू को तोल के दे दिया, आधा किलो चौकीदार लिया सर। चौकीदार पैसा दे दिया बड़ा बाबू को, बोला कि बड़ा बाबू अनजाना बना करके तब पैसा देगा। तो सर मैं बना के गए बड़ा बाबू के पास, कल करे तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम खस्सी काट दिया है? तो नहीं सर, हम तो गरीब आदमी है, रिक्शा चलाते थे सर, दिल्ली में एक्सीडेंट हो गए सर, इसलिए करके हम यही बुचरपनी कर रहे हैं सर। तो नहीं, मुस्लिम में कोई चौकीदार नहीं है, तुमको चौकीदार बनना पड़ेगा। कल से तुम खस्सी पाठा बनाएगा तो तुमको हम जेल भेज देंगे। गारो चौकीदार को बोला, गारो एगो नॉमिनेशन फार्म लाओ, मुस्लिम में कोई चौकीदार नहीं, अपना सब रिपोर्ट देते रहेगा मुस्लिम बारे में, क्योंकि मुस्लिम चौकीदार एक को वो नहीं है। बस उसी घड़ी सर हमको नॉमिनेशन फार्म ला करके बना करके और बोल दिया कि आज से हमारे थाना पर आओ जाओ, जब बहाली होगा तुमको हम बहाल कर लेंगे, तुम जब सीट खाली हो जाएगा ना तो हम बहाल कर लेंगे। हुजूर उसी बात पर हम खटना शुरू कर दिए सर। मैं मुँह कोई चीज़ के काम धाम कोई चीज़ नहीं किए सर, ये चौकीदारी अपना सब दिन करते, समाज का सेवा करते हुए आए सर। जिसमें कई बार सर हम बदमाश किडनैप को भी पकड़े सर, हथियार वाले को भी पकड़े सर, दारू वाले को भी पकड़े सर, पर फिर भी सर आज होगा कल होगा सर, हमको आश्वासन देते गया कि ठीक है अब हो जाएगा अब हो जाएगा, पर सर आज तक मेरा नौकरी कहीं नहीं हुआ सर। सगर से कागज रेडी हो गया सर, पर डीएम साहब आते हैं तो सर बहाली कभी नहीं करता है, असली बहाली नहीं करता। कभी सर डेली एवरेज पर मंडल में लगा दिया, शिक्षा पदाधिकारी के पास एक बार फिर लगा दिया सर हमको हॉस्पिटल में, फिर ज्वाइनिंग लेटर निकाला सर हाई स्कूल का, वहाँ भी नहीं रखा सर। तो अंतिम में ये डीएम साहब जो भगवान बन के आए खुदा के नाम पर, हमको यहीं पर लगाया सर। 10,000 रुपया के महीना पर हमको रखा गया सर, जिसमें 2,000 रुपया पीएफ कर जाता सर। तीसरा महीना जा रहा सर, 2,000 रुपया मेरा पीएफ करता सर, 8,000 रुपया हमको देता है सर। जिसमें ये बताइए कि 270 दिनों तक नियमित रूप से कार्य करने के बाद मतलब ये नियमित नौकरी नियमित हो जाती है, स्थायी हो जाती है, तो अभी तक कार्य नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हो रहा सर। सामान्य शाखा जो है मेरे साथ गद्दारी करता सर, फाइल जाता है, फाइल बड़ा बाबू बढ़िया से लिखता उखता नहीं है, कुछ से कुछ लिख करके आगे डीएम साहब को बढ़ा देता, डीएम साहब जो है डिस्चार्ज कर देता है सर। इसलिए करके किरानी साहब जो है सामान्य शाखा बड़ा बाबू, वो हमारे सफल प्राप्त नहीं होने दे रहा सर। मतलब जानकारी मिल रही है कि घूस मांगता है और आप घूस नहीं दे पाते, जिसके कारण आपकी सर घूस भी मांगा सर, तो उस पर भी हम बोले सर कि हम गरीब आदमी हैं सर, बोला जाए तो कुछ हम व्यवस्था करें, तो नहीं जाइए हम कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं, तुमको नहीं होगा नौकरी।
बस हुजूर यही बात पर सबको बहाल किया, उसमें मेरा भी चिट्ठी गया सर, पर हमको सर छाड़ दिया, दूसरे को बहाल कर दिया सर। कहा जाता है कि मतलब क्रिमिनल को पकड़ने के कारण आपका दांत टूटा, मतलब क्रिमिनल ने हाँ आपके सर, वार क्रिमिनल किया था। को चुनचुन बाबू पोता था, अधिवक्ता वकील थे खगड़िया जिला के सर। डीएवी से गोलू को अपहरण हो गया था, 8 वर्ष का था सर, जिसमें मैं अपना पूरे जाने मान लगा दिए सर। क्रिमिनल जो था सर बात लेकर मारा, जिसमें दांते हमारा 4-5 वो स्पॉटे रह गया सर। फिर भी हम बदमाश को और बच्चा को पकड़े हुए रखे सर। ऐसे मजीद साहब आए, उसको मैंने हाथ को सर दिए, तो उसमें मैं सर एसपी साहब ने अनुशंसा भी कर दिया। उस पर लिखता है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम नहीं, पुलिस में जो आवश्यकता रहता है उस पर सदैव सकीन खड़ा है। फालतू इस चौकीदार को पुलिस बल में निशान आवश्यक जरूरत है। अनुशंसा करके डीएम साहब को दे दिया सर। डीएम साहब आज तक हमारे चिट्ठी पर निगाहें नहीं करते ढंग से, और न मुझे परमानेंट करते हैं सर। एसपी से मिले, कभी गुहार लगा? हाँ, एसपी साहब से गुहार लगा है सर, कई एसपी साहब भी आदेश लिखे हैं सर। एसपी साहब पहले भी अनुशंसा कर दिया है, और फिर भी अभी भी उनका लेटर जारी है सर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मतलब आपकी अस्थाई नौकरी के हाँ लिए सर, भी अस्थाई कहा था। नौकरी के लिए सर वो अपना लेटर पैड पर लिख करके दिया सर कि इसको जो है डीएम साहब को बहाल करने के लिए सर। फिर भी सर वो कागज को भी दाब दिया। मीरा यादव भी लिखे सर, एमपी चेयरमैन साहब, वो उसका भी कागज दाब दिया। रेणु कुमारी एमपी सर थे, उसका भी कागज दाब दिया सर। पूनम यादव थे सर, वो आकर के सामान्य शाखा में सर हमको रखवाया सर। फिर उसके बाद पूनम यादव के बाद फिर हमको हटा दिया सर। जब तक मैं सर फिर हमको रखा यहाँ एसडीओ कोर्ट में सर, शिक्षा विभाग में, वहाँ से भी हुजूर हमारे कम दिखाइए दिया, 290 रुपया चेक दिया, उसी में सर हमको आरोप लगा करके मारपीट करके हमको हटा दिया सर। अच्छा, एक चीज बताइए कि वो जो बताया कि क्रिमिनल ने आप मतलब ये हथियार के बट से आप पर हमला किया था, ये मतलब मामला कब का है, घटना कब की? ये 81 का घटना, 1999 का है सर। अभी तक कितने क्रिमिनल, चोर वगैरह को आप पकड़े हैं? अभी सर स्पॉट में हम पकड़े 3 क्रिमिनल को। एक सर डोमिनिया चौक पर पकड़े सर, एक किडनैपिंग को पकड़े सर, एक और थे सर मोबाइल चोरी करके भाग रहा था, उसको भी पकड़ के दिए सर। स्टेशन पर मेरा जब घर डूब गया था तो वहाँ भी एक बदमाश को पकड़ के सोना की सिकरी लेके भाग रहा था सर, उसको भी मैं जीआरपी थाना में लोड किए सर। वहाँ पर बाल बच्चा हम सब लेकर के रह रहे थे बाहर में सर। अच्छा, मतलब ये जानकारी मिल रही है कि आपका जो पुश्तैनी जमीन है उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया और वहां से आपको भागना पड़ा। जी सर, हम जब शिक्षा विभाग में ड्यूटी कर रहे थे सर, तो हमारे बीवी को लेटरिंग में जाने से मना किया, और उसी जगह हमारे बीवी को मारपीट करने लगा सर। हम गए तो हम पर सर गोली लेकर के निकल गया। तो हम सर जात के कानून हमको सारी तौर में बचाया, 4-5 गो महिला मिल करके, बल्कि वो भी महिला अभी तक जिंदा है सर, जो कि देखा जाए कम से कम 80-90 साल का सुपर ही जागा हो बूढ़ी का उम्र। उस जगह जिसको जमीन भी हम बेचे सर, वो भी ने हमको बचाया सर। तब जा करके सर हमको रात वो कानून भाई भगाया, जो कि अभी तो रहे देखिए मेरे परिवार को जैसा डंग 13 गो टका है उसके सर दिमाग में। अच्छा, इतने प्रमाण पत्र आपके पास हैं, विभिन्न पदाधिकारियों के, विभिन्न नेताओं के लेटर आपके पास हैं, बावजूद इसके आपके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अन्याय क्यों हो रहा कि सर हम एक गरीब का बच्चा है, हम गरीब हैं सर, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मेरी माँ भीख मांगता था, इससे लेकर के आदमी सब बोलता कि जिस भिखारी का बच्चा कहीं चौकीदार बनेगा। हमको आदमी घृणा मानता है सर, बड़े बड़े आदमी हमारे नहीं चाहता है सर। अच्छा, एक चीज बताइए कि मतलब शरीर तो आपका, मतलब कद काठी तो आपका इतना बुलंद नहीं है जितना हौसला आपका बुलंद है। अपराधियों को कैसे, मतलब इस कद काठी के बाद भी आप अपराधियों को कैसे पकड़ लेते हैं? हुजूर मैंने इसलिए पकड़ लेते हैं कि सर मेरा गांव में दाग नहीं हो, हम अपना जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम गांव में कोई अफवाह नहीं फैलने देते हैं सर। मतलब जिसमें अब ये आपको चौकीदार की नौकरी मिली थी, उस समय उम्र क्या रहा होगा आपका? उम्र सर उस घड़ी मेरा 22 साल की उम्र था सर। तो क्या लगता है कि ये नीतीश सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है? नीतीश कुमार सर अन्याय कर रहा, उनको भी पैड लेटर, उनको भी लेटर लिख करके दिए सर, उसका भी प्रूफ रखे हुए हैं सर। क्या तक नीतीश कुमार को भी लन गए सर, मुलाकात भी नहीं हुआ, 4 बार 5 बार गए सर, बौखबाक कर चले आए। नीतीश कुमार भी सर मेरे ऊपर सहारा अभी तक कुछ नहीं करा है, जबकि असेंबली क्वेश्चन भी छत्रपति यादव ने किया सर, पर फिर भी उसको भी असेंबली क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं हुआ सर। तो विधायक साहब जा करके डीएम साहब को कहा
कि सर जरा गरीब है, इसको कुछ रास्ता लगा दीजिए। तो यही डीएम साहब अभी जो वर्तमान है भगवान के रूप में, यही बेचारे हमको हॉस्पिटल में लगाया गया सर। अभी आपकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई? अभी टीबी वार्ड में है सर, हम सीएस के पास में। कितना वेतन मिलता है आपको? वेतन सर 10,000 रुपया का कर रखा है सर, जिसमें 2,000 रुपया पीएफ कर लेता है, 8,000 रुपया देता है सर। तो अन्य चौकीदारों का वेतन तो मतलब ज्यादा है, फिर आपका जी इतना सर। कम क्यों है? सर अब क्या करे, को कहता तुम बहाली नहीं है, तैसे नहीं है तो वैसे नहीं है। अब देख लीजिए ना सर कि बहाली नहीं रहती थी, कागज कहाँ से आता, सब चीज लिखे उके हुआ सर, पर मेरा वेतन आज तक मुझे कंठ में नहीं जाने दिया, मुझे आत्मा में नहीं घुसने दिया सर। आज तक मैं तरपते रह गया सर कि आज होगा मेरा नौकरी, कल होगा मेरा नौकरी। इस तरह से समाज भी मेरा साथ दिया कि चलो गरीब है हो जाए। अच्छा, इतने अपराधियों को आप पकड़े हैं, उसके बाद ये असुरक्षित घर में रहते हैं, कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो आपका घर कहीं से उचित नहीं है, फिर मतलब कैसे जिंदगी कैसे काट ले? रात रात भर सोए रहते सर, किसी घड़ी जब बीवी को उठा देते तब हम सोते हैं सर। रात में घर में हमको नींद नहीं आता है सर, जब हमको नींद पूरा आने लगता है तो बाल बच्चा के घर से जगा देते, ताकि कोई बात होगा तो हमको उठा देगा, तब हमला हो जाएगा इससे। अच्छा, मतलब ये सरकार से, डीएम से क्या मतलब क्या आरजू करते हैं, क्या विनती करते हैं? हम आरजू यही के लिए करते हैं कि सर मैं जितना दिन वर्दी पे इस वर्दी को लाज बचा लीजिए, मुझे नौकरी परमानेंट दे दीजिए बस, और कुछ नहीं है सर। मेरा इज्जत खाली बचावे सरकार। इज्जत बचाने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। इज्जत बचाने के लिए, इसलिए कि जिंदगी में बर्बाद कर दिए वर्दी पहन के सर। आज ये वर्दी पहन के हम कोई काम पर भी उतरते थे, चोर क्रिमिनल हमको बचने नहीं देगा सर। इसलिए सरकार हमको बहाल कर ले परमानेंट। मेरा घर की स्थिति देख लीजिए, कोई इज्जत नहीं है मेरे पास में। रात रात भर जागे रहते, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं सर, 9 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 7 लड़का 3 लड़की है सर। आपके पति कहते हैं रात रात भर सोते नहीं हैं और सुबह में फिर अपनी ड्यूटी करते हैं, चौकीदार है, मतलब ये बताइए कि आपके पति के साथ क्या परेशानी है कि वो रात रात भर सोते नहीं? बहुत परेशानी है कि से चोर बदमाश है, घर है टूटा फूटा, कोई चीज के ठिकाना नहीं है। यही के परेशानी में जागल रहता है, उसके संग में हम भी जागल रहते हैं। क्या नाम है आपका? संतो खातून। आपके पति का नाम? मोहम्मद सकीम सर। अच्छा, आपके पति कब से चौकीदार है? बहुत दिन से है सर, पेट में नुरा बांध कर रहते हैं, दिन दिन भर रात भर भूखल रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, बीमारी से परेशान अलग रहते हैं, बहुत मजबूर है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांगते हैं, प्रार्थना मानते हैं कि हमको जिंदगी हमारा सवर को लौटा दीजिए, नौकरी हो जाना चाहिए परमानेंट। शकीब जी को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, वो थाना में सेवा दे रहे हैं, कभी बैंक में सेवा दे रहे थे। ये हम बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ शकीम जी का घर है वहां से मात्र 1 किलोमीटर मेरा घर है। महाराज जान रहे होंगे, तो पहले एक ही पंचायत हुआ करता था, इस बार पंचायत बंटवारा हो गया। तो हम बचपन से शकीब जी को जान रहे थे, लेकिन ये जानकारी नहीं था कि शकीम जी सरकारी उनको दर्जा नहीं मिल रहा, इस तरह का जानकारी मेरे पास नहीं था। आपको मैं बता दूं कि दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने मतलब मोहम्मद शकीम को लेकर सरकार को भी चिट्ठी लिखा, उन्होंने डीएम एसपी को भी चिट्ठी लिखा, मतलब कई प्रमाण पत्र और चिट्ठियां देखने को मिली, लेकिन मतलब कहीं से भी मोहम्मद शकीम को न्याय नहीं मिल सका। अब जबकि आपकी ही पार्टी के एमपी हैं, खगड़िया के एमपी हैं, और संयोग कहिए या सौभाग्य कहिए मोहम्मद शकीम का कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने स्तर से मोहम्मद शकीम के लिए क्या करा सकेंगे? देखिए भैया, आप आए दिन, आप पत्रकार हैं, आए दिन देखते हैं जिस तरह से हमारे खगड़िया का सौभाग्य है, जिस तरह से ऊर्जावान खगड़िया को माननीय सांसद मिला है। सोशल मीडिया के माध्यम से छोटी सी छोटी चीज अगर वो जानते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप विगत कुछ दिन पहले देखे होंगे, एक हमारे लोकसभा के वासी ही भ्रमण पे निकले, तीर्थ भ्रमण पे। सोशल मीडिया के माध्यम से जो मालूम चला कि उसे इस तरह का प्रॉब्लम है, तुरंत उनको सॉल्व किया गया। आप ये जान लीजिए पूर्व में क्या हुआ
ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन खगड़िया को एक बहुत ऊर्जावान सांसद मिले हैं और इसके लिए निश्चिंत रहे भैया। साकिब जी का जो कहानी आपके जुबानी और लोगों से आज हमें जानकारी ये मिला कि उसको अभी तक सरकारी रूप में दर्जा नहीं मिला है, तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए और इस चीज के लिए जाने भी जाते हैं हमारे माननीय सांसद। मैं उनको दूरभाष के माध्यम से भी बताऊंगा और कुछ ही दिन में हमारे माननीय सांसद खगड़िया आ भी रहे हैं। इसके लिए निश्चिंत रहिए भैया कि मोहम्मद साकिब को इंसाफ मिलेगा और माननीय सांसद जी को मैं अवगत भी कराऊंगा और इस चीज का मैं आपको पूर्ण तरह से भरोसा दिलाता हूं। साकिब जी के लिए माननीय सांसद राजेश वर्मा जी और हम उनके साथ खड़ा हैं और जो भी प्रक्रिया होगा माननीय डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अगर जरूरत पड़े तो माननीय सांसद जी उनके लिए जाएंगे भी और मैं साकिब जी से मुलाकात करता हूं। वस्तु स्थिति से हम अवगत नहीं थे, ना ही मेरे माननीय सांसद जी अवगत थे। मैं साकिब जी को कल ही बुलवाता हूं और साकिब जी से सारा चीज जानने के बाद पेपर में देखता हूं और आपको मैं निश्चित तौर पे भरोसा दिलाता हूं साकिब जी को हर हाल में माननीय राजेश वर्मा जी के रहते हुए हर हाल में इंसाफ मिलेगा।